नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग की, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, आइए देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहती है, किस पे आधारित है और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं उसकी बात भी हम लोग इस क्लास में करेंगे। मतलब इस क्लास में आपको इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी का कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आपको पढ़ना है, मैंने प्रिपेयर किया है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं वो भी आपको इस क्लास में कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने का या अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये नाम हो गए। अब इसके प्रतिपादक कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा गेस्टाल्ट संप्रदाय के बारे में। गेस्टाल्ट संप्रदाय में कौन कौन साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उसमें 3 नाम आपने सुन रखा होगा, जिसमें पहला नाम क्या है? मैक्स वर्दाइमर का, दूसरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर का और तीसरा नाम है कोफका का। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत इस सिद्धांत का क्या किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। सीखने का गेस्टाल्ट, ठीक है, लर्निंग का गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहां लर्निंग हटा करके इसको अधिगम लिखिए या सीखने का। ठीक है, गेस्टाल्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गेस्टाल्ट क्या है? एक संप्रदाय है। गेस्टाल्टवादी जो भी हैं वो संप्रदाय हैं और ये क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो जर्मन शब्द है। ठीक है, तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि गेस्टाल्ट कहाँ का शब्द है? एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है गेस्टाल्ट का? गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र या पूर्ण रूप से। ठीक है, समग्र या रूप से या पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से क्या? आपको किसी चीज के बारे में जो परसीव करते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं कि समग्र रूप से आप कंप्लीटली देखते हैं, एज अ होल देखते हैं किसी भी चीज को। मतलब आपने साइकिल देखा तो साइकिल का आपने हैंडल, उसके जो रिम होते हैं, चक्का है, सीट है, तमाम चीज़ें हैं, उसके पार्ट्स को आप नहीं देखते। आप जब भी देखते हैं तो साइकिल को एज अ होल देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? समग्र रूप से या पूर्ण रूप से देखना या परसीव करना। ठीक है, ये हो गया गेस्टाल्ट का मतलब। ठीक, गेस्टाल्ट में कौन कौन आते हैं? तो गेस्टाल्ट में आते हैं वर्दाइमर, कोहलर एवं कोफका। ठीक, ये आपको नाम याद रखने हैं। ये गेस्टाल्ट से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम हैं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सिद्धांत क्या कहते हैं। ये बोलते हैं कि सीखना जो होता है वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से नहीं होता।
आप प्रयास करते हैं, त्रुटि होता है, फिर प्रयास करते हैं और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप सीखने लगते हैं। ये इनका मानना नहीं है। इनका ये मानना है कि सीखना अचानक से होता है, सडनली होता है। ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, उससे रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन क्या होता है, आप कभी बैठ जाते हैं या कभी सोए रहते हैं और अचानक से क्या होता है, आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होता है और उसी से क्या होता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब कि सडन सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये इंसाइट क्या होता है, इंसाइट में क्या होता है कि सडन सॉल्यूशन मिलता है, आपको सडन सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, ट्रायल रीडर को नकारते हैं और अचानक से सीखने की बात करते हैं। और ये किस पे आधारित है, तो ये आपके कॉग्निशन पे आधारित है। मतलब कि आपका जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं उस पे आधारित है। मतलब कि कॉग्निटिव जो आप इफोर्ट लगाते हैं उस पे आधारित हैं ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कॉग्निशन से या फिर आपके संज्ञान से ये संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है, ये मेंटल इफोर्ट और कॉग्निटिव इफोर्ट से और कॉग्निशन से संबंधित है। ठीक है, और गेस्टाल्ट क्या बोलते हैं कि चूंकि समग्र रूप से आप देखते हैं और ये चूंकि इंसाइट पे डिपेंड है, मतलब कि क्या होगा, मेंटल से रिलेटेड है, ये संज्ञान से रिलेटेड है। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि होल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इसके पार्ट्स से, उसके सम, पार्ट्स के सम से क्या होगा, ग्रेटर होता है। मतलब कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, सम ऑफ इट्स पार्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। गेस्टाल्ट के बारे में बातें हुई। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा है वो किस पे करा, कैसे करा, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, गेस्टाल्ट, चूंकि गेस्टाल्ट का संबंध है इनसाइट लर्निंग से, लेकिन जो मेन वर्क है, आपसे अगर पूछा जाए कि इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादक है कौन, अगर ऑप्शन में गेस्टाल्ट आता है, किसी भी इस तीनों में से किसी का नाम ना हो करके अगर गेस्टाल्ट का नाम आता है तो आप गेस्टाल्ट ऑप्शन को जाएंगे, उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए और इसमें से किसी एक का नाम दिया हो, तब आप कोहलर के साथ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ऑप्शन आ गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चंस आ गए जिसमें कि इन तीनों का नाम आ गया, अब आप क्या करेंगे, तो आपको किसके साथ जाना है, कोहलर के साथ जाना है। जो इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग थी उसके प्रतिपादक मुख्य रूप से कौन थे, उसके प्रतिपादक मुख्य रूप से थे वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर थे, मतलब कि आपको ये नाम इससे जोड़ करके देखना है। ठीक है, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग से। और इन्होंने जो बुक लिखा वो बुक क्या था, वो बुक था मेंटालिटी ऑफ एप्स। एप्स क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे, एक चिंपैंजी पे जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। और कब किए थे, तो ये 1925 में इन्होंने क्या किया था, बुक लिखा था। और जो एक्सपेरिमेंट करे थे ये किए थे 1913 से लेकर के 1917 पे। और एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कैनरी आइलैंड, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपने सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो देखिए, इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट जो करा था वो चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी को क्या किया गया, एक रूम, एक पिंजरे में, एक बड़ा सा केज में, पिंजरे में क्या किया गया, उसको बंद करके रख दिया गया। और उसके रूफ पे क्या किया गया, उसके सीलिंग में ही एक केला का गुच्छा क्या किया गया, लटका दिया गया। बनाना, कुछ 2-4 बनाना उन्होंने लटका दिया। लेकिन वहाँ तक बंदर उछल करके भी जो चिंपैंजी था वो पहुँच नहीं सकता था। अब क्या हुआ कि उन्होंने 2-3 बॉक्स रख दिया था उसी केज में। अब क्या हुआ कि कुछ देर कोशिश करने के बाद जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका, तो अचानक से क्या हुआ कि उसने एक बॉक्स को
पे उसने उसके जस्ट नीचे रखा और उस पे चढ़ करके उसने क्या किया, केला को लेने की कोशिश किया, बनाना को लेने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो चूंकि कमरा में 2-3 और बॉक्स रखे गए थे, उसने क्या किया, चिंपैंजी ने, सुल्तान जो चिंपैंजी था उसने क्या किया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और फिर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करी, फिर भी वो नहीं पहुँच पाया। तब तीसरा को बॉक्स को भी वो दूसरे के ऊपर रखा और तब क्या किया, वो ऊपर तक पहुँच गया और बनाना को ले लिया। कहने का मतलब क्या था कि उसने कोशिश नहीं करा, उसने 1-2 बार खुद से उछल करके कोशिश करा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने अचानक से उसके दिमाग में ये विचार आया कि बॉक्स को दूसरे के ऊपर रख करके और फिर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो इस ढंग से क्या हुआ, उसने उस बनाना तक पहुँच गया। एक एक्सपेरिमेंट ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि उसी तरह से पिंजरे में उसको रख दिया गया और बाहर में केला रख दिया गया, 2-3 केले बाहर में रख दिए गए और 2-3 जो स्टिक होते हैं, छड़ी होते हैं, वो क्या कर दिए गए, अंदर में रख दिए गए। छड़ी ऐसा था कि जैसे मान लीजिए ये छड़ी है, ये एक छड़ी है और दूसरी छड़ी ये है। अब क्या हुआ कि बाहर से उस जो भी कोहलर साहब थे वो क्या कर रहे थे, वो पहले तो क्या हुआ कि जो चिंपैंजी था उसने क्या किया, स्टिक से लेकर के केला को खींचने की कोशिश किया, लेकिन वो खींच नहीं पाया क्योंकि स्टिक छोटा था। उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरे स्टिक से ट्राई किया, वो भी छोटा पड़ा। तीसरे स्टिक से उसने कोशिश करी, वो भी छोटा पड़ गया। अब क्या हुआ कि वो बाहर से कोहलर साहब उसे बता रहे थे, एक एक्टिविटी किए छड़ लेकर के, छड़ी और ऐसे लगाने का, मतलब कि जो स्टिक था, जो ये स्टिक था वो इस प्रकार से था कि यहाँ से दूसरा स्टिक इसमें लगाया जा सकता था। दूसरा स्टिक जैसे ही इसमें लगाते, इसके पीछे के जो होल थे उसमें, तो क्या होता है, स्टिक बड़ा हो जाता। और फिर इसके भी पीछे क्या था, एक होल था जिसमें कि दूसरा स्टिक लगाया जा सकता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो स्टिक था वो इतना बड़ा हो गया, तो उन्होंने बाहर में वो करके दिखाया, खुद से उन्होंने किया इस तरह से। और फिर क्या हुआ, जो चिंपैंजी थे, जो सुल्तान था, वो क्या किया कि उसी को फिर से उसने भी कोशिश किया वैसे ही। और जब ऐसे उसने कोशिश किया, एक के पीछे दूसरा लगाया, तो फिर क्या हुआ, स्टिक बड़ा हो गया और फिर उसने क्या किया, केला को खींच लिया और फिर उसने अपनी भूख मिटाई। तो ये क्या था, 1-2 एक्सपेरिमेंट था इनका, चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, उस पे। और देखा कि जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो इंस्टेंट होता है, वो सडनली होता है। और फिर क्या होता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसको क्या किया, उसने सॉल्व कर दिया। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट के आधार पे कुछ बातें कही गई हैं, उसको समझ लीजिए। पहला चीज़ कि जो भी इंसाइट होते हैं, जो सूझ होता है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, ये बातें कर लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इनके सिद्धांत क्या, जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग था, क्या इन्होंने काम किया, गेस्टाल्ट से रिलेटेड हैं, गेस्टाल्ट में कौन कौन है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि इंसाइट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। देखिए लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसाइट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। सबसे पहला कारक है जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस या अनुभव। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार आपने किसी तरीका को यूज करके आपने क्या किया, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, उसने क्या किया, केला को खा लिया। अब अगली बार उसको अगर किसी अदर सिचुएशन में रखा जाए, अदर प्रॉब्लम दे दी जाए, तो फिर क्या होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे पहले किस तरह से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसके आधार पे, जो उसके पास पास्ट नॉलेज है, उसके आधार पे ही क्या करते हैं आप आगे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स के जो नेचर हैं वो कुछ हद तक सिमिलर हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी क्या करता है, इंसाइट को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारण होता है वो क्या होता है,
चूंकि कॉग्निशन पे आधारित है इसीलिए दूसरा कारण क्या है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता। ये भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो आपका इंटेलेक्ट एबिलिटी है, वो किस हद तक है। ठीक है, आपने किस तरह से चीज़ों को देखा है, उसके आधार पे भी आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपका इंसाइट प्रभावित होता है आपके इंटेलिजेंस से भी। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या होता है, लर्निंग सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा है वो है सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन मतलब सीखने की परिस्थिति। ये भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है किसको, इंसाइट को, कि आपका जो सिचुएशन है वो किस ढंग का है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होगा जहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा, एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपका इंसाइट प्रभावित होता है ऐसे सिचुएशन से, और ऐसे सिचुएशन में ही क्या होता है, आपका इंसाइट डेवलप होता है, आप इंसाइटफुल लर्निंग कर पाते हैं। अगर क्लासरूम में ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना हो, जैसे पहले होता था पढ़ाई में कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, आपको सॉल्यूशन बता दी जाती थी, आपको चीज़ें रटा दी जाती थी, प्रोफेसर टीचर आकर के क्या करते थे, लेक्चर दे देते थे और चले जाते थे। वैसे कंडीशन में क्या होता है, आप में इंसाइट डेवलप नहीं होता। आपको बना बनाया चीज़ें मिल जाएगी तो आपको मेहनत करना या फिर अपना इफोर्ट लगाना, अपना मेंटल इफोर्ट लगाना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इंसाइट के लिए ज़रूरी है कि लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट किया जाए, ऐसा जहाँ पे आप खुद थिंकिंग कर सके, सोच सके, अपना कॉग्निशन अप्लाई कर सके। ठीक है, तो सिचुएशन हो गए। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। आगे है इनिशियल इफोर्ट। आप प्रारंभिक जो प्रयास करते हैं वो कैसा है। इनिशियल इफोर्ट भी क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। इनिशियल इफोर्ट, आप जब तक अपना खुद से कुछ प्रयास नहीं करेंगे, खुद से जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप क्या हैं, आप सीख नहीं पाएंगे। देखिए, इंसाइटफुल लर्निंग के लिए भी प्रयास जरूरी होता है। अगर जो चिंपैंजी था, सुल्तान था, अगर वो प्रयास नहीं करता पहले कूदने का, जंप करके लेने का, तब तक क्या था, जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तभी तो उसने क्या किया, वो इधर उधर के बारे में सोचना शुरू किया, उसने रिसोर्सेज के बारे में सोचना शुरू किया। ये तब पॉसिबल हो पाया कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये तब पॉसिबल हुआ जब उसने इनिशियल इफोर्ट लगाना शुरू किया। ठीक है, तो इनिशियल इफोर्ट भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद क्या है, रेपिटिशन एंड जनरलाइजेशन। अगला जो फैक्टर है जो प्रभावित करता है वो है रेपिटिशन एंड जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आप प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिए तो उसके बाद क्या होता है, आप उसको जनरलाइज करते हैं कि ठीक है, इस ढंग से मैंने क्या किया है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो अगली बार जब भी उस तरह के सिचुएशन में होंगे, आप क्या करेंगे, पुराने वाले को ही जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, आप उसी को अप्लाई करेंगे। मतलब कि आप उसको सामान्यकृत कर दिए कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की इफोर्ट लगाने से, इस तरह के इंसाइट से आप इस तरह की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
वो क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। आप जब उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसको कोशिश करते हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए, तभी क्या होता है, आप उसको बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन की बातें। ये क्या हो गया, ये हो गया कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट इनसाइट। ठीक है, और इनसाइट को प्रभावित करेगा तभी क्या होगा, आप में बेहतर इंसाइटफुल और कॉग्निटिव लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको आपको अप्लाई करना होता है एजुकेशन में, शिक्षण जो गतिविधि हैं उसमें, तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस सिद्धांत का इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे इस सिद्धांत के एजुकेशन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस थ्योरी से जनरली क्वेश्चंस आते हैं इम्प्लीकेशंस से कि इस तरह के सिचुएशंस के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, और दूसरा कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंसाइटफुल सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ठीक है, इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, पहली चीज कि चूंकि इनका सिद्धांत क्या है, ये इंटीग्रेटेड जो भी वर्क होते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है उस पे ज़्यादा बल देता है। इसीलिए इनके सिद्धांत का यूज किस में किया जाता है, इनके सिद्धांत का उपयोग करके एक बेहतर करिकुलम को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम को डेवलप करना भी इनके सिद्धांत के तहत बहुत इजी हो जाता है। मतलब कि इंटीग्रेटेड करिकुलम के विकास में, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम के लिए। और देखिए इंटीग्रेटेड करिकुलम भी किस पे आधारित होते हैं, तो जो गेस्टाल्ट के 2-3 सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उस पे बेस होते हैं। पहला प्रिंसिपल्स क्या है इनका, किस पे आधारित है, तो पहला जो प्रिंसिपल्स है वो है जो निकटता का सिद्धांत है उस पे आधारित है कि जो भी करिकुलम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए वो जैसे मान लीजिए कि 2 तरह के सिद्धांत हैं जो बिल्कुल लगते हैं कि एक जैसे हैं, उनको एक साथ क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि आप जब समझे एक को तो दूसरे के समझने में क्या हो, आपको ईजी हो, आसानी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निकटता का सिद्धांत। दूसरा जो है वो क्या है, समानता, कि 2 कॉन्सेप्ट या 2 आपको लगते हैं कि 2 चैप्टर आप देखते होइएगा जब भी लेसन प्लान होता है या यूनिट प्लानिंग होती है, उसमें क्या होता है कि 2-3 चैप्टर को एक साथ रखे जाते हैं, और वैसे चैप्टर जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, उसको एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत को फॉलो करते हुए क्या होता है, करिकुलम डेवलप की जाती है। तीसरा है जिसको बोलते हैं निरंतरता का, ठीक है, कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाले, निरंतरता का सिद्धांत, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए चैप्टर्स और यूनिट्स या जो भी लेसन होते हैं उसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या हुए, इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंतर्गत आपने देखा निकटता का, समानता का और निरंतरता का सिद्धांत को ध्यान में रख करके ही क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं शैक्षिक निहितार्थ। उसमें क्या है, उसमें है कि ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सोल्विंग जो अप्रोच होता है उस पर आधारित होता है। कहीं ना कहीं क्या हुआ था, इनसाइट के थ्रू आपने अचानक से समस्या का समाधान किया, तो ये क्या करते हैं, समस्या समाधान करने योग्य ही क्या होने चाहिए, जो लेसन होते हैं वो होने चाहिए, या फिर टीचिंग मेथड ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से निकाल सकें। ठीक है,
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। समस्या समाधान उपागम, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए अगला जो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे वो क्या होंगे, वो इन्वेंशन पे आधारित होंगे, ठीक है। ऐसे करिकुलम बनाने चाहिए, इस ढंग से आपको टीचिंग करानी है कि आप क्या करें, बच्चों में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ क्या करें, इन्वेंशन को भी क्या करें, आप उसमें उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करिए, जिससे कि वो नए नए आविष्कार कर सके। और आविष्कार करने के लिए इंसाइट का होना जरूरी होता है। आप देखते होंगे बहुत ऐसे जो इन्वेंशन हुए हैं वो सडन हो गए हैं, अचानक से हो गए हैं, करना कुछ चाहते थे लेकिन फॉर्मेशन या इन्वेंशन किसी और चीज़ का हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो इंसाइट के थ्रू ही होता है। तो इसी को अप्लाई क्या करना है, स्टूडेंट पे भी करना है, क्लासरूम में भी करना है। उसके बाद क्या है, ये बुद्धिमत्ता सीखने पर आधारित होता है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि टफ सब्जेक्ट को, चूंकि टफ सब्जेक्ट को सीखने के लिए अधिक मेंटल वर्क की जो इफोर्ट की ज़रूरत होती है, अधिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं उसका शिक्षण इसी माध्यम से करना चाहिए। टफ सब्जेक्ट का शिक्षण होना चाहिए इसी माध्यम से, जैसे साइंस, मैथ या फिर रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उसको क्या करना चाहिए, इसी थ्योरी के आधार पे ही करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इससे रीजनिंग की एबिलिटी बढ़ती है। और जितने भी आप देख सकते हैं साइंस या जो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप में रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो, और उसके लिए ये थ्योरी काफ़ी कह सकते हैं अप्रोप्रिएट होता है। अगला जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या है कि एक गोल होना चाहिए, स्पष्ट क्लियर गोल होना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट को आपको गोल ओरिएंटेड बनाना है। आप उसको एक क्लियर गोल देंगे, गोल मतलब कि उसको एक प्रॉब्लम देंगे आप और बोलेंगे कि खुद से उसको सॉल्व करना है, तो वो क्या करेगा, तरह तरह से थिंकिंग करेगा तो फिर क्या होगा, उसमें इंसाइट डेवलप होगा, और फिर क्या होगा, वो इजी पूर्वक क्या करेगा, इजीली क्या कर लेगा, उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड उसको बनाना है, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं क्या है इम्प्लीकेशंस। तो अगला है, उसको बोलते हैं कि पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, उसके सामने तथ्यों को रखना चाहिए और फिर उसे क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि आप इसके पार्ट्स का एनालिसिस खुद से करने की कोशिश करें। मतलब कि आप पहले होल को क्या करेंगे, प्रेजेंट करिए और फिर उसके बाद क्या करिए, एनालिसिस कराइए, ठीक है। और ये कौन करेंगे, स्टूडेंट करेंगे। एक टीचर को क्या करना है, आपको एज अ होल जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको, उसका एक तरह से लेआउट क्या करना चाहिए, एज अ होल उसको प्रेजेंट करिए और फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको एनालाइज करके वो सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुए, इम्प्लीकेशंस हो गए। उसके बाद क्या है, ये क्या करता है, एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मेथड है
इसको अगर आप इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होते हैं किसी चीज़ के बारे में देखने का जो नज़रिया है वो क्या होता है, साइंटिफिक बनता है। इसीलिए एक टीचर को इस सिद्धांत का क्लासरूम में बहुत बेहतर ढंग से प्रयोग करना चाहिए और इसी वे में उसको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उसका क्या हो, जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़े, न कि उसका सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पावर बढ़े, उसकी मेमोरी के आधार पे वो चीज़ों को समझे। इससे क्या करना है, बचना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ड्रिल पे क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, उसको एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि एक सिचुएशन में सीखे हुए चीज़ों को क्या करता है, स्थानांतरण में मदद करता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सपीरियंस पे आधारित है। जैसा कि आपने देखा था कि ये क्या है, एक्सपीरियंस और अनुभव पे क्या है, ये बेस्ड है, एक्सपीरियंस अनुभव पे आधारित है। इसीलिए एक सिचुएशन में आपने किस तरह से एक्टिविटी किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, दूसरे सिचुएशन में बेहतर ढंग से आप कर पाते हैं, उसके आधार पे भी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे आपने क्लासरूम में किसी चीज़ को सीखा, मैथमेटिक्स फार्मूला को सीखा, और उसी मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करके आप जाते हैं मार्केट में और उसका क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपका जो भी आपने सीखा है उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करने में, उसका अदर जगह पे यूज करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस सिद्धांत के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस थे, इम्प्लीकेशंस थे, शैक्षिक निहितार्थ थे, और ये सिद्धांत क्या है, किस पे बल देता है, ये चीज़ें आपने सीख लिया है, आपने जान लिया। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे ही सारे लर्निंग थ्योरी ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमारा सीरीज चलेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, जो भी लर्निंग पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस होगी। इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए लर्निंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।